की जो आप सब लोगों ने पूछे थे, जो 12, 13 और 14 तारीख को जुलाना की ट्रेनिंग में जो आप सब लोगों ने सवाल पूछे थे, उन सभी सवालों के जवाब हम लोग लेकर के आए हैं आपके सामने। ये इतने सारे सवाल हैं और जितने सवाल आज हो पाएंगे, जब जितने लोग आज जुड़े रहेंगे उसके हिसाब से फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए आप सो जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अभी हम समय लगेगा तो आप लोगों को जुड़ने में, तो फिर हम दोबारा कोई और दिन देख लेंगे। तो अभी आप सब लोगों में से कितने लोग जुड़े हैं मैं देख लेता हूँ। लाइव चल रहा है सेशन एक जगह पर अपना जो, अच्छा बहुत जल्दी काफ़ी सारे लोग जुड़ गए हैं, 100+ लोग हो गए हैं। दैट्स ग्रेट अचीवमेंट। तो इसका मतलब है कि बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, मैं नाम नहीं लूँगा और बहुत से लोगों ने नाम बताया नहीं है, तो कुछ मुद्दों पर यदि हम मुझे आपसे क्लैरिफिकेशन के लिए कॉल करनी हुई तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आप लोगों का नंबर मेरे पास नहीं है। तो जिनका नंबर मेरे पास नहीं है वो नंबर अपना कमेंट बॉक्स में डालेंगे, कमेंट में, लाइव चैट में नहीं, जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल देंगे। पहला क्वेश्चन है कि बैंक ने 100 करोड़ रुपया छापा और 100 लोगों को 1-1 करोड़ रुपया लोन दे दिया 10% पर। 1 साल के बाद 110 करोड़ देना है, तो 10 करोड़ कहाँ से आएंगे? लेकिन अगर लोन लिया बिजनेस के लिए तो कमाकर उत्पादन करके उससे रिटर्न नहीं होगा, 100 के बदले सोना देगा, जिससे नए नोट छाप लेंगे। नोट भी तो सोने के बदले छापे गए हैं, ये बताएं। बिल्कुल सही बात है। ये बात आपको समझनी कैसे है? नोट छपने के लिए ही हम लोगों को उत्पादन की ज़रूरत पड़ती है और उत्पादन केवल और केवल ज़मीन से होता है। फैक्ट्रियों में उत्पादन नहीं होता है। फैक्ट्री में केवल एक वस्तु को रूप बदलकर दूसरी वस्तु में बदला जाता है, केवल ढांचा बदला जाता है, वहाँ पर उत्पादन नहीं होता है। ये बात आप सब लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। सो आई होप कि ये आप सब लोग अच्छे से इसको समझते हैं। और दूसरी बात, जो ये आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा, ये जो 10 करोड़ रुपया जो आएगा ये बेसिकली असल में होता क्या है कि जो इंटरेस्ट है वो अगले साल जो उत्पादन है उसके बदले में जो नोट छपे होते हैं उसको इंटरेस्ट मान लिया जाता है। ये बात आपको समझनी है। यानी कि बैंक उससे ज़्यादा नोट छाप ही नहीं सकता है। तो या तो उत्पादन के बदले छपेगा, माइनिंग में अगर कोयला निकल रहा है, सोना निकल रहा है या कुछ और चीज़ निकल रही है उसके बदले हो जाएगा, और अदरवाइज़ फिर सर्विस के बदले भी नोट छापे जा सकते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। बाकी इसके ऊपर जो अपनी ट्रेनिंग है उसके लिंक मैं लगभग हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूँ कि हमको बैंक से रिलेटेड अगर मसला समझना है तो वो वर्मा जी की और मेरी वीडियोस हैं, आप आराम से उसको गो थ्रू हो करके सब चीज़ें जान सकते हैं। मेरा निजी विचार है कि जनता सरकार मोर्चा के सभी साथियों से अगर कुछ इच्छानुसार सहयोग राशि लेकर सभी साथियों के लिए जनता सरकार मोर्चा की टी शर्ट का होना ज़रूरी है। उस टी शर्ट को पहनकर हम सब निकलेंगे तो हमें गर्व महसूस होगा। बिल्कुल ठीक है, ये आने वाले वक्त में होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं आपको एक नुकसान बताता हूँ इस तरह की चीज़ों का। जैसे आपका आई कार्ड है और इस तरह की टी शर्ट्स हैं, उसमें पहन करके जब बंदा बाहर निकलता है तो बहुत सारे गलत लोग भी गलत उस टी शर्ट को पहन सकते हैं, जिससे कि बदनामी मोर्चे की होती है। अभी तक हमने जनता सरकार मोर्चा का जो मॉडल रखा है, जो मॉड्यूल रखा है, वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड रखा है, मतलब सेंट्रलाइज्ड नहीं रखा है। इसमें किसी एक व्यक्ति को या एक ग्रुप को या किसी कमेटी को या किसी कार्यकारिणी को कंट्रोल करने का अधिकार नहीं था। जिन लोगों ने शुरुआत की थी उनमें से काफ़ी सारे लोग बीच में काम करना छोड़ गए थे और बीच में आना बंद हो गए थे, तो वो एक अलग किस्सा है। लेकिन अभी भी कंट्रोल जो है वो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। यहाँ क्या होता है कि आप एक व्यक्ति अपना आइडिया देता है, उस आइडिया को अगर वो मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा चल रहा है या जिनके बीच रखनी होती है वो कॉल देते हैं, उस कॉल पे जो लोग आते हैं
वहाँ अपना आइडिया रखा जाता है, जो उससे सहमत होते हैं उस पर काम करते हैं, जो सहमत नहीं होते हैं वो काम नहीं करते हैं। तो बिल्कुल ओपन रखा गया है, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक ब्यूटी रहती है इसके अंदर। तो इसलिए क्या है कि ये टी शर्ट्स पहन करके जब निकलते हैं तो मतलब आप देखिएगा कि कौन पहन रहा है, किस तरह के लोग पहन रहे हैं और वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, ये बड़ा इशू रहेगा। इसलिए कोई अपने मर्जी से छपवा ले या किसी भी तरह से कर ले, वो रहता है। बहुत से साथियों ने अपने खुद से टी शर्ट अपने खर्चे पर छपवा कर मोर्चे को दी भी थी और उससे फंड जनरेट हुए भी थे, हमारी ट्रेनिंग्स के बहुत सारे खर्चे उसमें इंक्लूड हुए। तो ये हुआ है पहले भी और आगे भी आई थिंक होता रहेगा। बट अगर जनता सारे डॉक्यूमेंट सरकार के वापस करने का नुकसान या फ़ायदे क्या हैं? इसका कोई नुकसान नहीं है, असल में इसका फ़ायदा होना है। नुकसान होता है जब हम दस्तावेज़ों के हिसाब से चलता शुरू कर देते हैं, और इस वक्त ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो दस्तावेज़ों के हिसाब से चल रही है, जो कि समाज के लिए बहुत घातक है। तो अल्टीमेटली फ़ायदा तो दस्तावेज़ों को सरेंडर करने का ही है, और वो सरेंडर करने का जो तरीका है उस पे ऊपर बहुत सारे मतलब ये कह लीजिए कि अलग अलग राय है लोगों की। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब तक कम से कम 1 लाख लोग नहीं हो जाते, बल्कि आप ये समझिए कि मोर्चे में ही मान लो 2 तरह के लोग हो जाए, 2 तरह की सोच के लोग हो जाएं। एक कहे कि हमें दस्तावेज सरेंडर करने हैं और दूसरा कहे कि हमें तो सरकार के हिसाब से चलना है, तब आप क्या करेंगे? ये एक बड़ा सवाल आप हम सब के बीच में आ जाएगा। तो इसलिए क्या है कि ये चारों तरफ से हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। कुछ लोगों को लगता है कि अलग तरीके से काम करने वाले लोग अगर हो गए मोर्चे में खड़े तो वो अलग हो गए हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि एक तरीके से मान लो देवेंद्र का एक आइडिया है कि देवेंद्र बल्हारा एक तरह से काम कर रहा है, पिछले 4 साल से लोगों को बता रहा है कि ये मोर्चे की आइडियोलॉजी है। कोई और आदमी कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे ठीक रहेगा, और वो मोर्चे की नई आइडियोलॉजी लोगों के सामने रखना चाहता है, तो उस तरीके से भी रख सकता है और लोगों को बता सकता है। यदि किसी के पास इससे बेटर आइडिया हो तो वो उस आइडिया पे भी काम करके आगे बढ़ सकता है। सो हम किसी को मना नहीं करेंगे कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि इतने सारे फ्रंट खुल जाने चाहिए कि सत्ता को यही ना पता चले कि जनता सरकार मोर्चा चल कहाँ से रहा है और इसको पीछे से फीडिंग कहाँ से मिल रही है और कौन इसके संचालक हैं और कौन इसके अंदर है। हर वो व्यक्ति जो गाँव में बैठा है, जो हम तक नहीं पहुंच पाया है, उस तक भी समझ का पहुंचना, क्योंकि हमारा क्या मानना है कि समझ ही समाधान है और वो समझ का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति पहुंचे ना पहुंचे, हम उन तक पहुंचे ना पहुंचे, हमारे कंट्रोल में चीज़ें हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि व्यक्ति लोग अपनी आवाज़ उठाने लग जाएं। जैसे अभी IMT के मसले पर 12 गाँव के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने जींद के DC को ज्ञापन देने के लिए DC का ऑफिस खोल लिया। अगर वहां से ये ऐलान हो जाए कि भाई तुम अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो तुमको गांव में एंट्री नहीं देंगे, तुम्हारी किसी भी एजेंसी को हम एंट्री नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? आप बताइए कि सत्ता के पास सुनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा और उनको जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी। इसमें मेरा इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर और सिविल कॉन्ट्रैक्टर का व्यवसाय है। मैं कुछ लोगों को साथ लेकर, सरकारी ठेके लेकर सबको रोज़गार देने का कार्य करना चाहता हूँ। ये ना तो आपने नंबर लिखा है ना आपने मतलब नाम लिखा है, आई डोंट नो ये कौन साथी हैं, पर ये है कि जो जिस तरह के लोग आपको चाहिए वो मोर्चे में अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बेटर है, आप ये कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। बल्हारा जी, मोर्चे को नेतृत्व की सख्त अवस्था है। नहीं भैया, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक नेतृत्व भी नुकसानदायक हैं और मल्टीपल नेतृत्व भी ज़रूरी हैं। मोर्चे को किसी नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है, बल्कि नेतृत्व तो अपने आप उभर कर आता है। कोई आदमी कहे कि मैं नेतृत्व करूंगा वो भी गलत है, और कुछ लोग मिलकर कहें कि इसको नेतृत्व दे दें वो भी गलत, और फिर नेतृत्व खेलने लग जाओ तो हो जाता है। अभी क्या है कि बहुत से लोग जो हैं, अलग अलग संगठन हैं नेतृत्व वाले, उनमें क्या दिक्कत है? वो उनके नेतृत्व को देख लो, क्या उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जितने लोग नेतृत्व लेना चाहते हैं वो लोगों का ऑलरेडी संगठन पहले रहा है, उन्होंने नेतृत्व करके देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
परंतु अभी जो 4 साल में लोगों तक ये बात पहुंची है और हमने मोर्चे का विजन लोगों तक पहुंचाया है, ये बिना नेतृत्व के ही पॉसिबल हो पाया है। यानी कि नेता डिक्लेयर हुए बिना एक तरह से नेचुरल, कुदरती तरीके से नेतृत्व उभर करके आए। इस मिशन पर हम लोगों ने काम किया है और ये बहुत बढ़िया मैं समझता हूँ। हम आपके कार्य से खुश हैं, जो करना चाहिए करो, हम आपको आशीर्वाद देते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक मिशन है 1949 एक्ट ख़त्म करना, और 1949 एक्ट हमें देखना पड़ेगा कि क्या आप कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपने कोई क्राइम किया है अदालत में, जज साहब के सामने कुछ नहीं बोल रहे, जज आपको 3-4 महीने जेल दे देगा, उसके बाद आप सभी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं बोला हमने कि आप आरोपों से मुक्त हो जाओगे। हमने ये बोला है कि ये एक इसके ऊपर आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे। जो 500 लोगों की टीम होगी उसमें, ये भी पब्लिक के अंदर बातचीत को लेकर के जा रहे हैं जो लोग, वो थोड़ा समझना पड़ेगा। एक तो जुडिशियल नॉन जुडिशियल को समझना है, एक सिक्योर पार्टी क्रेडिटर को समझना है, एक आपको ये समझना है कि ये जो नाम है ये क्या है, इस जो लीगल फिक्शन है इसको समझना है, और जो ये लीगली इसकी भाषा में कानून जो हमको ये जो जजेस हैं ये हमारे ऊपर किस तरह से आदेश झाड़ते हैं इसको समझना है। तो ये सारी चीज़ें समझनी है, समझने वाली बात होंगी। एक बार पहले जो लोग आगे आएंगे वो लोग निकल करके उन लोगों को हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे कि अभी वो लड़ने के लिए तैयार भी हैं कि नहीं हैं। जैसे मैं आचार्य अग्निव्रत जी से मिला जा करके, मतलब जुडिशियल और नॉन जुडिशियल के मुद्दे पर, एसी भारत सरकार के मुद्दे पर, तो आचार्य जी ने अपना विचार दिया कि जो हम कर रहे हैं उससे अराजकता फैल सकती है। तो मैंने उनको बताया कि अराजकता इससे नहीं फैलेगी, बल्कि जो सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है, ये सिस्टम जानबूझकर लोगों के अंदर इस तरह का माहौल पैदा करेगा कि गृह युद्ध जैसे हालात बने। और जैसे नेपाल में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, जो पहले भारत में हुए हैं, वो कोई इस वजह से थोड़ी ना हुए हैं कि किसी ने अपने हकों के लिए आवाज़ उठाई है। उनके मुद्दे कुछ हो रहे हैं। तो दैट इज़ वाई कुछ साथी, जब समझने वाले साथी साथ आएंगे और जब इसके ऊपर बात करेंगे तब थोड़ा पता चलेगा कि हमको आगे क्या करना है। अभी अपने वीडियो में बताया था कि 5-6 जेएसएम से पकड़ के एक कंपनी बना के बड़ा लोन लीजिए 50-100 करोड़, फिर आवेदन। देखो, ये सब चीज़ें तब चलती हैं जब आपके पास एक बड़ा संगठन हो और आपके पास बहुत सारे लोग हों। क्योंकि मैंने एक बात और बताई थी साथ में कि अगर आपको फाइट करनी है, जो बैंक्स आपके साथ धोखा कर रहे हैं उनकी बात जनता तक लेकर जानी है इस लड़ाई के माध्यम से। जैसे भगत सिंह ने कहा कि मुझे अंग्रेज़ों की उस पार्लियामेंट के ऊपर बम फेंकना है, लेकिन मुझे किसी व्यक्ति को मारना भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहरी सरकार जो मतलब धमाके से उसके कान खुलें और वो उनको हमारी बात समझ में नहीं आती है। वैसे ही कि भाई हम अब जब कोर्ट में केस लड़ेंगे तो जनता तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, ये मकसद उनका था। इसी तरह से हमने ये कहा था कि अगर फाइट करनी है, अगर लड़ना है, तो मतलब हम लोगों को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई हम ये लड़ाई लड़ने वाले हैं और लड़ाई में सर किसी का भी फूट सकता है। हमें नहीं पता है कि सही मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा, और इस हर कंडीशन में हम लोगों को जो कोशिश करनी है वो ये करनी है कि हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लड़ें। मतलब बेसिकली क्या है, हर व्यक्ति जीतने के लिए लड़ता है। यहां लड़ाई लड़ना ही इंपॉर्टेंट हो गया है ताकि देश की जनता तक बात पहुंचे। मतलब देश की जनता तक बात का जाना जरूरी है, ना कि यहां पर जीत या हार का होना। जैसे भगत सिंह ने भी यही प्लान किया था ना कि भाई हम लोगों का फाइट करना जरूरी है, देश को बताना जरूरी है कि ये कर रहे हैं अंग्रेज, और अभी भी देश को बताना जरूरी है कि बैंकिंग व्यवस्था क्या कर रही है। तो उसके लिए कोई लड़ाई लड़ने को तैयार है, वो मैंने फाइट करने की बोला था। बैंकों के पैसे खाने के लिए नहीं बोला था। मैंने ये भी बोला था साथ में कि संदेश समाज में ये नहीं जाना चाहिए कि आप बैंकों का पैसा मारने के लिए ऐसा कुछ करना चाहते हैं। वो बिल्कुल नहीं मैं सजेस्ट करूंगा, और ना ही जनता सरकार मोर्चा का कोई साथी पैसे के लिए ये सब करेगा। वो लड़ने के लिए करे, इनकी पोल खोलने के लिए करे, वो अलग बात होती है।
आपने बताया था कि बैंक नोट पर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत लिखा होता है और केंद्र सरकार का अर्थ इंग्लैंड की पार्लियामेंट से है। रुपया मूल्य का मापक पेज नंबर 237 का है केंद्र सरकार का मतलब। बिल्कुल, ये मैं आपको यही बता रहा हूं कि भारत के संविधान में और किसी भी कानून की किताब में केंद्रीय सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे जो 3 आधिकारिक दस्तावेज होते हैं, भारत का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है। आप जब कोर्ट में केस लड़ते हैं, केंद्र सरकार यानी जो केंद्र वहाँ बैठा पीएम और उसको जिसको सरकार बोलते हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस जो है वो सॉरी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस, जैसे मान लो मेरे ऊपर मुकदमा है तो गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस देवेंद्र हो जाएगा। और तीसरा जो दस्तावेज जो आता है वो भारत सरकार का दस्तावेज आता है। तो केंद्र सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। उस वक्त केंद्र सरकार इस्तेमाल हुआ करती थी 1947 से पहले, जब इंग्लैंड की पार्लियामेंट से आया करता था कोई भी दस्तावेज और फिर उसी को फिर केंद्र सरकार बोला जाता था। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड। और उसके बाद कहीं भी नहीं। हाँ, किसी अधिकारी ने लिख के दे दिया कि केंद्र सरकार भारत सरकार को ही कहते हैं, और भारत सरकार का कोई कार्यालय आपने कभी कहीं पर देखा नहीं होगा। अगर आपने कहीं देखा है तो बताइए। मंत्रालय देखे होंगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये मिनिस्ट्री ऑफ, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस है, ये फलानी मिनिस्ट्री है, ढिमकानी मिनिस्ट्री, लेकिन आपने कभी भी वहाँ पर भारत सरकार नहीं देखा होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे सभी दस्तावेज़ों पे हमारा नाम कैपिटल में लिखा होता है, जिसका अर्थ डेड एंटिटी है। इस पर बिल्कुल, इसके ऊपर हम लोग डेड एंटिटी और इन चीज़ों के ऊपर जब मैंने बताया था, इस पर हम चर्चा करेंगे लंबा आने वाले टाइम में। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे गांव की पंचायत भूमि 2 एकड़ किसी प्राइवेट कंपनी को दिया है, ये किस अधिकार हेतु दिया है, उसका विरोध कैसे करें। देखिए, जो भी विरोध आप करना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है विरोध करने वाला, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमने जो चूज़ किया है अभी, जैसे गांव-गांव जा करके लोगों को बताने वाला और उनको जागरूक करने का जो अभियान शुरू करने की योजना हमने बनाई है, उसका पर्पज़ ये है कि गांव वाले अपने अधिकारों को अच्छे से समझ पाएं। क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम इस बात पे हो रही है कि लोगों को यही नहीं पता है कि सरकार क्या करना चाहती है और वो किस तरह से काम कर रही है। 1 नंबर पे चला। तो आप सब लोग जो हैं इसमें ये देखेंगे कि गांव का व्यक्ति विरोध जब करने लगेगा जब उसे ये मालूम होगा कि ये ज़मीन जो है वो मेरी है, ये ज़मीन मेरे पुरखों ने मतलब कंपनियों को दी थी। इधर बढ़ा। ये ज़मीन जो है ये कंपनियों ने दी थी और कंपनियों को दी थी और कुछ काम करने के लिए दी थी। यदि कंपनियां काम नहीं कर रही हैं तो फिर उनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, ये तय गांव वाले करेंगे। और इसके लिए गांव को अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ये जो गांव को अपनी व्यवस्था बनानी है, ये क्या व्यवस्था है, किस तरह से ये काम करती है और किस तरह से इसके ऊपर काम करना है। यदि बिना समझे लड़ेंगे तो आज तक देखिएगा आप, विरोध करने के बहुत सारे संगठनों ने कोशिश की है और जितने लोग खड़े होते हैं उससे ज़्यादा लोग अगली बार सेना और ज़्यादा आ जाती है, अगली बार पुलिस और ज़्यादा आ जाएगी, अगली बार और। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में ये लोग चल रहे हैं, आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे गांव को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो उनकी अपनी लड़ाई जो व्यक्तिगत चल रही है, जो मोहल्ले की चल रही है, राजनीति की चल रही है, वो चलती रहे और उसके बराबर में वो कुछ ना कुछ ऐसा काम भी करते रहें जो उनके गांव की सामूहिक ज़मीन और इस तरह की लड़ाई को मतलब लड़ने का काम होता रहे। तो जिन देशों में सुभाष चंद्र बोस की करेंसी चलती है, क्या उस पर लिखे वचनखंड से 770 मिलीग्राम सोना मिलता है 1 रुपये में। इसमें देखिए साथी क्या है, हमने कभी ये नहीं कहा है कि 14 देशों में या 13 देशों में सुभाष चंद्र बोस वाली करेंसी चलती है, ऐसा नहीं कहा है। हमने जो बोला है वो ये बोला है कि 14 देशों ने सुभाष चंद्र बोस का जो आज़ाद हिंद रुपया है उसको मान्यता दी है, मतलब वो चलता है वहाँ पर। और जो सुभाष चंद्र बोस का जो रुपया है, जो आज़ाद हिंद रुपया है, उसमें 770 मिलीग्राम नहीं है, उसमें 1 ग्राम 164 मिलीग्राम है।
यानी कि उसके अंदर कूटकरण नहीं है। ये जो 777 वाला है ये तब है जब 15 रुपए की एक मोहर मिलती है, और जबकि आज़ाद हिंद रुपये में 10 रुपए में एक मोहर मिलती है, 10 रुपए में 1 तोला सोना है वहां पर। तो इसलिए 1 ग्राम और 164 मिलीग्राम यानी 777 से ज़्यादा उसके अंदर 250 ग्राम के करीब ज़्यादा, सॉरी 250 मिलीग्राम के करीब 230 या ऐसा कुछ, उस 250 ही हो गया समझो, वो मिलता है इसके अंदर। और अगर उसी वचन खंड पे अगर वो रुपया चलन में हो तो, और वो आज भी चलन में है, मतलब जिसके पास होगा वो चलेगा। अब किसी के पास होगा ही नहीं वो बात अलग है। पाखंडी बाबा लोग हवा में ऑपरेशन कर दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बाबा बने फिर रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, दारू का ठेका 25,000 चालू किया गया है। दारू के तो 25,000 ठेके चालू कर दिए, 25,000 अगले साल कर देंगे, क्या दिक्कत है? देश की जनता अगर आवाज़ ही नहीं उठाएगी तो क्या दिक्कत है? बाकी हाँ, वृंदावन में ऑटो वाले को ये भी हो गया था कि ये हर जगह हो रहा है कि जितनी ऑटो और जितने साधन चाहिए होते हैं किराए पर चलने वाले, हर जगह पर उससे ज़्यादा हो चुके हैं। चाहे ट्रक हैं, चाहे ऑटो हैं, रिक्शा हैं और ई रिक्शा हैं, ये सब ज़रूरत से ज़्यादा हो चुके हैं और ये लगातार हो रहा है। मतलब सिबिल ऑथेंटिसिटी, हाँ ये जो सिबिल है असल में ये सिबिल किसी को पता ही नहीं है कि सिबिल की जो कंपनी है वो यूएसए की है, अमेरिका की है, और वो तय करती है कि भारत के लोगों को भारत का रुपया भारत के लोगों को कौन देगा और कितना मिलेगा, ये सिबिल तय करता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके ऊपर हमको आने वाले वक्त में एक डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा ताकि आप सब लोग इसको समझ सकें। अभी इसमें डिस्कस हम इसको नहीं करेंगे, सिबिल पे अलग से वीडियो बनेगी। निडर इंडिया चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं इसके लिए। प्लीज़ एक्सप्लोर द पुलिस लॉ अपॉइंटमेंट्स एंड देयर ऑथेंटिसिटी, इसी के ऊपर भी मैं अलग से वीडियोस बनाएंगे, इस पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। गैस कंपनी ने केवाईसी के लिए आधार कार्ड मांगा, मैंने जागरूकता के कारण आधार कार्ड ना देने के लिए कहा और बहस की, लिखित में देने को बोला तो कंपनी मजबूर हो गई। बहुत अच्छी बात है, मतलब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप थोड़ा सा अकड़ेंगे तो वो मजबूर हो जाएंगे, और जब थोड़े लोग रह जाएंगे समझने वाले फिर उनके ऊपर ज़बरदस्ती वो थोप दिया जाएगा। बस ये भी समझना है, यानी कि विरोध करने वालों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और इन लोगों को लगातार ये बात पता होनी चाहिए कि अभी लोग इन मुद्दों के ऊपर जानने लग गए हैं और आपकी दाल नहीं गलेगी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा बच्चे का एडमिशन हुआ तो मजबूरी में सभी कागज़ देने पड़े, तो मैं क्या कर सकता था? हाँ, अभी देखो क्या है कि बड़े लेवल पर जब गांव के लेवल पर इसका विरोध होगा और डेप्यूटी कलेक्टर्स को जब ज्ञापन दिए जाएंगे, नवंबर में हम लोग जो ट्रेनिंग करने की योजना बना रहे हैं 500 की, टीम 300 वाला जो प्रोग्राम है उसमें मैक्सिमम लोगों को एनरोल करना पड़ेगा जो जेएसएम की ट्रेनिंग कर चुके हैं पहले लेवल की, और फिर उसके बाद हम हर गांव में जा कर के इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं कि ये जो लड़ाई है इसको लड़ने का तरीका थोड़ा सा हमें मतलब जो रूटीन में चल रहा है अभी तक उससे थोड़ा अलग करना पड़ेगा। ये लड़ाई तब जीत सकते हैं जब लोगों का भरोसा इस सिस्टम से उठ जाए, यानी जो लोग हम पर कंट्रोल करना चाहते हैं जब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जब ये वाली बात मतलब उनको पता चलेगी और गांव के लोगों को पता चलेगा कि हम किसी और को अपना कंट्रोल क्यों दें, हम इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं तो हम किसी और के हिसाब से क्यों चले, ये वाला पॉइंट जब लोगों को समझ में आएगा तब जा कर के कुछ बात बनेगी। और इसी के लिए हम वो टीम तैयार कर रहे हैं। एक आदमी के बोलने से बात नहीं बनेगी, लेकिन अब इतनी बात हो गई है, जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा था सिर्फ अपने पेजेस और अपने ज़्यादा सोशल मीडिया की, तो अपनी जो रीच है इस टाइम पर जो पूरे के पूरे देश में है वो 4 से 5 करोड़ लोगों के साथ मंथली इंटरेक्शन की है, यानी कि डेली के डेली हम लोग 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। सिर्फ मेरे देवेंद्र के और निडर इंडिया वाले इस चैनलों के माध्यम की बात बता रहा हूं मैं आपको। जो और लोगों ने पेजेस बना रखे हैं, निडर इंडिया 2.0 है, जनता सरकार मोर्चा हरियाणा का पेज है, दूसरे पेजेस अलग अलग पेजेस हैं, मतलब बहुत से पेजेस हैं, निडर बंटी है जैसे, ऐसे करके बहुत से पेजेस से जो अप्रोच है, जो लोगों की रीच है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब लोगों में बहुत क्रेज़ है जनता सरकार मोर्चा का। हालांकि इस क्रेज़ का फ़ायदा उठा करके कुछ लोगों को
अभी इस पे कंट्रोल करने का नशा थोड़ा चढ़ा है, पर मैं समझता हूँ इसी बहाने कम से कम घर से तो निकलेंगे वो लोग जो कभी जनता सरकार मोर्चा की सारी कापी और सारे कागज़ों को, सारी बातों को उठा करके फेंक करके भाग गए थे, जो कहते थे स्वास्थ्य कारणों से मैं घर से नहीं निकल पाऊंगा और अब मुझे कोई काम नहीं करना है। परंतु अच्छी बात है कि अब वो कुछ काम करेंगे। और इन्होंने कहा कि बलहारा जी की जो बात मुझ तक पहुंची, 3 साल से सभी बातों को खुद जांच किया, 5 साल से अपने शरीर पर प्रैक्टिकल जांच किया और उसके बाद देखा और अब एकदम सही है। तो इन सब लोगों को बताना चाहते हैं प्रशिक्षण में अन्य लोगों तक कैसे जुड़ें। आइएगा, अभी तो 500 वाली टीम है, उसमें तो आप शामिल होइएगा। क्या हम सीबीडीसी लागू होने तक जनता सरकार मोर्चा के सदस्यगण आज़ाद हिंद रुपया चालू कर पाएंगे? अगर रुपया करने में सहयोग राशि की जरूरत पड़े तो हम देने को तैयार हैं। सीबीडीसी वैसे तो लागू हो चुका है, अभी इन्होंने बड़े होलसेल डीलर्स के लिए चालू किया है। एक भाई पूछ रहा है कि आप इतना खुलकर बोल रहे हो, गवर्नमेंट आप पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? गवर्नमेंट हम पर तब तक एक्शन नहीं लेगी जब तक हम सीधे उनके साथ टकराएंगे नहीं, और एक बार सीधे टकरा गए उसके बाद वो हमें छोड़ेंगे नहीं, फिर अच्छे से रगड़ने वाले हैं ताकि चुप हो जाएं। यहाँ मेरे यहाँ सबसे पहले स्मार्ट मीटर का विरोध किया, थोड़ी सी बहस के बाद वो चले गए। बिल्कुल यही हो रहा है, जहां आप थोड़ी सी बहस कर रहे हो वहां वो लोग पीछे हट रहे हैं, लेकिन अगली बार वो बड़ी सेना लेकर आएंगे, तो तब तक आपको अपने लोग जोड़ने होंगे। जैसे हमें पता था कि उस टाइम पे तो लॉकडाउन खुलवा दिया, हमें पता था ये दोबारा कोई ना कोई प्रोपेगेंडा रचने वाले हैं, तो उससे पहले हमको अपनी सेना तैयार करनी पड़ेगी। तो हम पिछले 4 साल से घर पर रुके बिना लगातार बोलते रहे। तो आपको भी अगर अपने आसपास अपने बचाव के लिए कुछ करना है तो आपको भी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए मेंटली तैयार होकर के और लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। आधार कार्ड और इसका लिंक फोर्सफुली करता है तो हाउ टू अपोज देम? हाउ टू अपोज का मतलब क्या है, एक्ट क्या है? आधार कार्ड कंपलसरी है, ये कानून आप उनसे पूछ लीजिए ना। आप हमसे पूछ रहे हो आपकी आजादी के लिए क्या कानून है? मतलब ये एक बहुत ही गलत है, स्टूपिड क्वेश्चन है। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, क्या बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन? आगे कुछ लिखा नहीं है। अरे भैया जी, बर्थ सर्टिफिकेट की एडमिशन में जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं, और आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक ऐसा कानून है भारत सरकार ने हमारे 14 साल तक के बच्चों को दिया हुआ है, जिसमें कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता। आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है उनको अपनी मेहनत बचाने के लिए, ऑनलाइन डिटेलिंग के लिए, या फिर वो आपको लालच देंगे कि इससे तुम्हारा इतना पैसा बच जाएगा, या इससे तुम्हारी इतनी मेहनत बच जाएगी, या इससे तुम्हारा ये काम हो जाएगा। उससे मतलब वो बोलेंगे आपको स्टाइफंड नहीं मिलेगा, मतलब आपको फ्री के जो पैसे मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे अगर आप आधार कार्ड नहीं दोगे। तो जो बच्चों को स्कूल में मिड डे मील मिलता है, या जो बस्ता मिलता है, या जो जूते मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे, ऐसा बोलेंगे वो आप छोड़ ही दो, कह दो हमें नहीं चाहिए, बात खत्म, हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो ये आप मांग ही नहीं रहे हैं तो मैं क्या करूं भाई? आपने कभी खड़ा होकर के बोला ही नहीं है, वो मांग ही नहीं सकते आपसे जबरदस्ती। सुप्रीम कोर्ट के कितने सारे आदेश हैं, आप खुद लड़िए, आप कोर्ट में जाने की हिम्मत रखिए, लेकिन हमको लड़ना तो सिखाया ही नहीं गया, हमको तो चुपचाप मानना सिखाया, इसलिए हम चुपचाप मान लेते हैं और डरते हैं हम लोग कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। नुकसान से डर के तो लड़ाई कभी नहीं लड़ी जाएगी, वहां तो फिर ये कुछ भी हो सकता है लड़ाई के अंदर। तो बाकी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछा है, अरे प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, आप चिंता क्या कर रहे हो? आप वात क्या है, पित्त और कफ क्या है, और अपने शरीर की प्रकृति को कैसे पहचानें, इसके लिए बहुत जल्दी सेशन शुरू होंगे। आपको नए नए वैद्यों से मिलाया जाएगा और उनको प्रैक्टिकल आपके सामने बताया जाएगा कि वात क्या है, पित्त क्या है और वो क्या है। मुझे लॉ करना है और महिला को घर में बने पैड यूज़ करने का संदेश देना है। सिलाई आती है, इसमें कुछ करना चाहती हूँ, और ठीक है बहुत जल्दी इसके ऊपर करेंगे हम लोग। गीता जयंती कुरुक्षेत्र से करें तो कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कुछ करने का मन में आया है तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अचानक पुलिस वाले आ जाए तो किस तरह बचाव करवा जाए? बचाव क्या करना है, पुलिस वाले आ जाए, पुलिस वाले क्या मतलब ऑपरेशन थोड़ी करेंगे, वो आकर के नसबंदी थोड़ी कर देंगे पुलिस वाले।
कोई आदमी ही तो हैं वो, एक बार आपको पता होना चाहिए ये। चलो इसके लिए अपनी टीम में से कुछ साथी जो हैं वो लॉ कर रहे हैं, तो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में फिर देखेंगे, फिर उनसे भी, उनको भी बताएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि कैसे लड़ाई लड़ी जाए, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करते हैं इसके अंदर। आप या आपका कोई सदस्य राजनीति में आए तो क्या करना चाहिए? आप राजनीति में आइए, इसमें क्या है, जिसको राजनीति अच्छी लगती है वो राजनीति करिए, जिस उसमें हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि मैंने तय किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लूप मैट्रिक्स, मल्टीवर्स, बीमारी आएगी तो इसके बारे में अपने हल तो नहीं बताया। अरे भैया, आपको वो बहकाएंगे, बीमारी नहीं आ रही है, बीमारी के बहाने से आपको कैद कर रहे हैं, बीमारी तो बिल्कुल नहीं बोला है भाई। सेमिनार के खर्चे कौन उठाता है? आपके सेमिनार के खर्चे, जो मेरे एजुकेशन के सेमिनार के खर्चे हैं वो वही उठाता है जो कॉल करके बुलाता है, और जो ट्रेनिंग है इसका खर्चा टीम, वहाँ की लोकल टीम उठाती है, और लोगों का जो सहयोग होता है, जो लोग आते हैं उसके सहयोग से वो काम करता है। इंटरनेट बंद हो या अन्य सोशल मीडिया ना हो तो कैसे कनेक्ट करें? इसी के लिए तो ये यात्रा चल रही है कि आपके हर गांव में कॉन्टैक्ट्स हों, ताकि एक दूसरे से लड़ते रहें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मना क्यों करते हो? ये तो खुद ही बोल चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले कि ये तो चलते फिरते बॉम्ब है, इनके ऊपर तो बैठ करके कभी भी किसी को भी उड़ाया जा सकता है, और अगर ये 13 फैमिली ख़त्म हो जाए तो सब देश कैसे होंगे? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि भाई मैंने तेरा हिस्सा मारा होता तो धड़ पड़ा होता। इन क्वेश्चंस के कोई जवाब नहीं होते कि ऐसा होगा तो कैसा होगा। जो है उस पर हमको लड़ना इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए लड़ना इम्पॉर्टेंट है। जो नहीं है उसके विषय में सोचने का कोई लॉजिक मैं समझता नहीं हूँ, क्योंकि फाइट कुछ और है और आप बात कुछ और करना चाह रहे हैं। 4 चक्का गाड़ियों का रिपेयर है, काम शुरू करना चाहते हैं, समझ में नहीं आए कैसे करें? देखिए, आप अगर आपका काम है मेहनत का, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा आमदनी सरकार आपको करने देगी नहीं। तो जब आपका काम पूरा ही चल रहा है तो इसका मतलब है कि हमको एक टीम तैयार करनी पड़ेगी, और टीम तैयार करना थोड़ा सा टेढ़ा काम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट और मेहनत और टाइम लगता है। तो आप सब लोगों को वो टाइम, आप तो अपने यहाँ आने वाले लोगों को केवल जागरूक कर देंगे ना, जितने कस्टमर्स आपके पास आते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं समझता इसके अंदर ये भी कोई छोटी बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जा कर के हमारी तरह ही कहीं ना कहीं इतना सारा टाइम ख़राब करना हो, क्योंकि आपकी जो उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से ही आपको काम करना है। ऐसा नहीं कर लेना है किसी से प्रेरणा पा करके आप भी घर बार छोड़ कर लग जाओ, क्योंकि ये जो बदलाव होते हैं ये बहुत ही इस तरह के, मतलब ऐसे नहीं होते हैं कि अचानक से कुछ समाज में बदल जाएगा। ये उल्टी दिशा में भी बहुत स्लोली जाते हैं, और सही दिशा में भी काम जो है बहुत स्लोली होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं मान लेना है कि आप सब कुछ छोड़ करके लग जाएं। अगर आपकी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि परिवार संभल गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, सब अपने काम पर हैं, रोजी रोटी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ये काम कर सकते हो। अदरवाइज कोशिश कीजिए अपने काम के साथ साथ ही आप इसमें व्यवस्थाएं बना के धीरे धीरे जितना हो सके उतना अटेंड कीजिए, बाकी लोगों से मिलिए और एक दूसरे का सहयोग कीजिए और सहयोग लीजिए। मैं वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए 1000 परिवार मिलकर स्कूल खोलना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो जो हमारे वीडियोस हैं उनमें एजुकेशन की ट्रेनिंग कैसे लेनी है उसका एक लिंक दिया होता है। आप उस ट्रेनिंग के ऊपर जाइए और उन ट्रेनिंग्स को अच्छे से करके देखिए। आपको पता चलेगा कि एक बच्चे को, मतलब कितनी तरह के बच्चे हैं और उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद जो जो पेरेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यदि सबको वो पता होगा तो बहुत आसान होगा इस लड़ाई को लड़ना और फिर मतलब इस मुद्दे पे आगे बढ़ना। फिर हम बैठ करके इसमें चर्चा कर सकते हैं। आप लोग आइएगा। एजुकेशन की ट्रेनिंग होगी, उसमें हम आपको कॉल देंगे, तो वहाँ आप ज़्यादातर लोग उसमें शामिल होकर के आगे बढ़ सकते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कब से दुनिया को चला रहा है? देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर असल में क्या है, पूरी दुनिया का ऑर्डर चलने का ये खेल, ये समझो कि आज से करीब 600 साल पहले शुरू हुआ था, और ये 600 साल पहले ही वो कभी आक्रमण कर दिए जाते थे बंदूकों से, फिर युद्ध हुए, वर्ल्ड वॉर हुए, और फिर मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग लगभग डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग वीडियोस में।
अगर हमें किसी विषय पर जांच करनी है, रिसर्च करनी है, तो कहाँ से विषय वस्तु तलाश करें? आप शुरू करें एक बारी, कहाँ से तो नहीं हमें मालूम होता, इसमें तो हमको भी नहीं मालूम होता, हम ढूंढते रहते हैं, तो उनका कनेक्शन हम लोग देख लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, एक प्रीव्यू देखना है कि क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्या वो चाहते हैं, पर्पस क्या है और किस तरह से वो इसको चलाते हैं। उसके बाद फिर आप हर चीज़ को उसके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे अभी कुछ लोगों का यह कहना रहता है कि यार हर चीज़ को आप उसी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं, तो वो हर चीज़ जुड़ी होती है तो जोड़ देते हैं, अदरवाइज थोड़े ना जोड़ पाएंगे। अंग्रेजी समय के कितने कानून हैं जो अब भी चल रहे हैं? सब कानून चल रहे हैं भैया। आईपीसी 1860 जिसको बदल के अब बीएनएस कर दिया गया है, और पुलिस कानून, वो सब के सब वही के वही चल रहे हैं, कुछ भी बदला नहीं है, कुछ भी बदला नहीं है। और भारत पहले क्या था, अब क्या व्यवस्था पर, तो विस्तृत जानकारी ये तो आपको नीडर इंडिया चैनल के ऊपर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जितनी वीडियोस हैं, नीडर इंडिया चैनल पे प्ले लिस्ट है, वो अलग अलग प्ले लिस्ट पर ढूंढिए, आपके टेस्ट का जो उसमें सामान आएगा वहाँ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर मैं अपना व्यवसाय जो कागज़ के नोट कमाने के लिए करता हूँ उसको छोड़कर जीएसएम के विचार फैलाने के लिए अग्रसर होता हूँ, तो मेरा और मेरे परिवार का घर कैसे चलेगा, और आशा आगे बढ़ने की, अच्छी कार लेने की, स्वस्थ रहने की, उसको कैसे पूर्ण करूँगा? बिल्कुल भी आपको जीएसएम के किसी भी साथी के कहने पर उसके बहकावे में आकर या ऐसे कोई भी काम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अपना व्यवसाय करते रहिए, उसमें से जितना समय बचे उसी टाइम को समाज के लिए इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल भी बेफजूल की चीज़ों में नहीं पड़ना है कि देश की क्रांति से पहले अपने घर को संभालना बड़ा ज़रूरी है। उसके साथ साथ धीरे धीरे आप लोगों को जोड़ना चालू कीजिए। जीएसएम के विचार आप व्हाट्सएप पे भेजते रहिए, वही बहुत बड़ी बात है। और जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, दोस्त हैं, सहयोगी हैं, मित्र हैं, परिवार हैं, उन सब लोगों तक उनको पहुंचाते रहिए, उसी में बहुत सारा काम हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज काफ़ी अहम है, बिल्कुल भी अहम नहीं है। जिसके ऊपर काफ़ी बात नहीं हो रही है उसके जीएसएम के क्या विचार हैं? कोई भी क्लाइमेट चेंज जैसा प्रोपेगेंडा में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये इस एलीट का ही खेल है जिसको हमें देखना है, और हमें इसी चीज़ को आपको समझना है। बना के लिया, ले इसमें डाल के लिए थोड़ा तेज़ गर्म। क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज़ में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है, और बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। पहले आपको अगर देखना ही है तो आप ये देखिए कि कोयला निकालने के लिए कितना डीजल खत्म करना पड़ता है। इसको भी समझना है आपको कि डीजल निकालने के लिए डीजल इस्तेमाल होता है, कई बार कोयला इस्तेमाल होता है, और बिजली इस्तेमाल हो रही है वहां भी कोयला इस्तेमाल हो रहा है, और एलपीजी निकालने के लिए डीजल इस्तेमाल हो रहा है। सोलर प्लांट जो है, यानी कि सोलर की प्लेट हैं, इसको बनाने के लिए पहले कोयले वाली कितनी बिजली खर्च हो जाती है ये भी नहीं मालूम है आपको। यानी कि इस खेल को आपको कैसे समझना है कि इलेक्ट्रिक कार अपने पूरे बनने की प्रक्रिया में इतना पोल्यूशन फैला चुकी होती है जितना कोई डीजल वाली कार 50 से 100 साल में फैलाती। ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है क्लाइमेट चेंज, इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। वो कैलकुलेशंस करके देखनी पड़ेंगे, रिसर्च करके। समाज में नशा बढ़ता जा रहा है, समाज में बिल्कुल नहीं बढ़ता जा रहा है, केवल बड़े उद्योगपति और नेता लोग मिलकर नशा फैला रहे हैं पुलिस की मदद से, ताकि आपके नौजवानों को नशेड़ी बना करके उनकी जमीनों पर अख्तियार किया जाए और उनको अपनी मूल जमीन से बर्खास्त किया जा सके। ये समझिएगा, नशा बिल्कुल नहीं चल रहा है, कहीं पर भी नहीं चल रहा है। नशा प्रशासन और मतलब सरकार, बाजार नशे का व्यापार करके आपके बच्चों को, जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। ये समझना है बस आपको। जिस परिवार में है उसके घर में एक व्यक्ति नशेड़ी है, वो पूरा परिवार बर्बाद है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आप देख लीजिएगा, किसी गांव में अगर पुलिस चौकी है तो सबसे ज़्यादा वो सुरक्षा नशा करने वालों की करती है कि कहीं गलती से गांव वाले पकड़ के उसको कूट ना दें, नशे वाले आदमी को के साथ कुछ ना कर दें। वो पकड़ के ले जाएंगे और अगले दिन छोड़ देंगे, बोलेंगे सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। बस ये समझना है आपको। मेरे पास नशा बंद कराने का उपाय है बिना पैसे और बिना दवाई के, तो अगर मैं पूरा ध्यान सिर्फ इसके ऊपर देता हूं तो कैसा रहेगा आपके विचार से?
आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। यह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यक्रम है, आप छुड़वा नहीं सकते हैं इसको जब तक प्रशासन की सच्चाई आम जनता तक नहीं पहुंचती और सबको यह पता नहीं चल जाता कि नशे का व्यापार असल में सरकार में बैठे लोग ही कर रहे हैं, तब तक इसके ऊपर कोई भी सख्त कार्रवाई होना नामुमकिन के बराबर है। वरना बहुत लोगों ने ट्राई कर ली है और आगे भी हम और आप जैसे लोग ट्राई करते रहेंगे। ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति को ये ना पता चल जाए कि ये नशा करवाने वाले लोग सरकारी ही हैं और पुलिस इसमें बराबर में शामिल है। भाई जी, जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है उनके लिए क्या तरीका है इसके दुष्प्रभाव से बचने का? ये बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत अलग अलग जगह से लोगों ने वो दिखाया है कि डिटॉक्स बनाई है किट, जहाँ से ठीक लगे आपको आप ले सकते हो। मेरा अभी तक का जो अनुभव कहता है पिछले 3 साल का, डॉक्टर सूजन की बनाई हुई डिटॉक्स किट बहुत असरदार है और अभी तक मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला है जिसके ऊपर इसका पॉजिटिव असर ना हुआ हो। उसके लिए मैं नंबर आपको आप व्हाट्सअप कर, आप इसमें कमेंट में लिख दीजिए। मैं नंबर थोड़ा सा मेरे माइंड से स्किप हो गया। 85578, मैं लिख देता हूँ 85578572235। ये शुभम का नंबर है, शुभम मान। आप इसको मैसेज करके डिटॉक्स किट मंगवा सकते हैं और पूरा 2 महीने की किट कंप्लीट कीजिए, वरना बीच में फिर इशू आता है। और साल में एक बार तो आपको डिटॉक्स कर ही लेना चाहिए यदि आपने क्या मृतदेह को जीवित किया जा सकता है? क्या कोरोना बीमारी इससे संबंधित एक्सपेरिमेंट तो नहीं? मुझे नहीं लगता कि कोरोना बीमारी जो है इसमें कोई ऐसी किसी एक्सपेरिमेंट के लिए थी। उसका कुछ और मकसद था, वो लंबी चर्चा जब हम सारे साथी बैठे होंगे 500 वाले, उनके साथ चर्चा करेंगे तो और थोड़ी डिटेल में करेंगे। अभी ऑनलाइन तो इसमें क्या ही करना है। 3 किस्तें ड्यू हैं मेरी और कमाई का कोई साधन नहीं है। 3 ही किस्तें ड्यू हैं तो भाई इसको आप भर ही दो। आप ये तो इनको आपको भर देना चाहिए। और प्राइवेट स्कूल में बच्चे लगा दिए और फीस की समस्या है। फिर बच्चों के सर्टिफिकेट देंगे अगर पहले फ़ीस जमा कराएंगे तो। सरकारी स्कूल में दाखिला करना चाहते हैं, देखो मैं आपको इसके दोनों तरीके बता रहा हूँ। 3 ही किस्तें रहती हैं तो उनको भर दीजिए पहले तो। दूसरा, जो बच्चे आपको प्राइवेट स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में डालने हैं उसके लिए मैं बताऊं कि राइट टू एजुकेशन हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी स्कूल में दाखिले के लिए किसी पुराने स्कूल के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप खाली एक एफिडेविट दे दीजिएगा कि हमें कि मैंने अपना बच्चा अपने घर पढ़ाया और मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अपने बच्चे को नए स्कूल में करवा दीजिए और कोई डॉक्यूमेंट भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसमें आपको फाइट करनी पड़ती है, वो करने से आप डरते हो। आप सोचते हो आप गए और आपका काम हो जाए। ये तो तब होगा जब आपने व्यवस्था इतनी बढ़िया बना रखी हो कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता हो। मेरे पास एक ऐसा परिवार है जिसने होम लोन लिया था, 2 साल तक लोन भरा, 2,80,000 रुपये मिले थे, 2 साल में 2,40 भर दिया। अब उनका लड़का घर से भाग गया, बैंकों ने दबाव, बैंक भी घर आकर धमकी दे रहे हैं। क्या करना है? इसमें तो क्या है कि आप अपनी असंद वाली टीम से मिल सकते हैं या फिर आप नंबर मैंने आपको बताया था जो लोन वाले मसले पे आपको 7696627656, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके उनका आवेदन भर के और फिर बाकी की चीज़ें मैंने ग्रुप में डाली हुई हैं कि लोन से संबंधित चीज़ें आपको कैसे समझनी है। ये अगली ट्रेनिंग रायपुर में, ट्रेनिंग का पूरा खर्चा मैनेज करना चाह रहे हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। बिल्कुल रायपुर में आप करवा सकते हैं अगली ट्रेनिंग। मैं आपका नंबर नोट करके और टीम को देते हैं। आपको कितना समय चाहिएगा इसके लिए वो आप व्हाट्सअप करके आप करण को बता दीजिएगा। करण का नंबर मैं आपको बता देता हूँ 9999117784। आप इस पर व्हाट्सअप करके बता दीजिए कि अगली ट्रेनिंग आप करवाना चाह रहे हैं तो हम लोग उस पर कर लेंगे। आपने बोला था कि आपके अंदर की जो विशेषता है मैं जनता सरकार मोर्चा के लिए काम कर सकूं और 15 साल से वाटर ट्रीटमेंट लाइन में है, तो ठीक है। ये आपका मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा सवाल है तो मैं समझता हूँ इसको मैं आराम से पढ़ूंगा
और अगर आपको बताने जैसा कुछ हुआ तो मैं आपको कॉल कर लूँगा, आपका नंबर इसके अंदर दिया हुआ है। जब हर देश के लिए यूनिट समान है तो हर देश की मुद्रा में डिफरेंस कैसे है? यदि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और समृद्ध है तो 47 में पावर ऑफ ट्रांसफ़र कैसे हुआ? ये बिल्कुल सही है। जब मैंने पावर ऑफ ट्रांसफ़र नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर है पहली बात तो। दूसरा ये है कि डॉलर में 1.6 ग्राम और रुपए में 777 मिलीग्राम, ये डिफरेंस पूछ रहे हैं कि कैसे है। असल में ये डिफरेंस ऐसे है कि जो डॉलर है हमारे पास, वर्मा जी के पास डॉलर था, हमने देखा था, उसका जो वज़न है एक्चुअली वो डबल है रुपए के मुकाबले जब धातु की बात करी जाए गोल्ड और सिल्वर में। तो जब वज़न ही डबल होगा तो उसकी वैल्यू भी डबल होगी। मानक डबल नहीं है, मानक वही है जो था। तो यही आपको समझना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लेटर ऑन इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग करेंगे आराम से। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो पैसा लोन के रूप में दिया जा रहा है वो समाज को तोड़ने के लिए और कर्ज में डालने के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। हर महीने 100 करोड़ की ठगी कर रहा है बैंक, इस बारे में कुछ बताएं। ये तो आपको पता ही है, जिन लोगों को मालूम है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप असल जो लोन है वो हमारी महिलाओं को बर्बाद करने के लिए ही है, बल्कि पूरे परिवारों को बर्बाद करने के लिए है। इसका कारण ये है कि जो महिलाओं को स्ट्रेस में रखने के लिए ही ये पूरा प्रोसेस है, जिससे कि वो अपनी जो नैसर्गिक जो उनका गुण है उसके हिसाब से समाज को, अगली जो पीढ़ी है उसको तैयार करने में भूमिका ना अदा कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों के लोन को चुकाने के लिए ही कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में ही ज़्यादातर रहे। इसके लिए ये सारी प्रोसेस हो रही है। फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर अलग से वीडियोस निजर इंडिया चैनल पे हम कभी बनाएंगे, कभी मौका लगेगा ये, क्योंकि अलग एंगल चला जाएगा। अभी अगला ही क्वेश्चन फिर दूसरी साइड का आ गया, यदि बैंक और LIC में शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो कब तक निकाल लें? जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हो और डेली के डेली अखबार में ये छपने लगे फ्रंट पेज पर कि आज इतना उछाल आया, आज इतना उछाल आया, आज इतना उछाल आया, तो हफ्ते भर के उछाल के बाद पैसा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि फिर एकदम से गिरना होता है, कई लाख करोड़ रुपया डूबता है। CBDC कब लागू होगा? वो लागू हो चुका है। क्या गोल्ड में पैसा लगाना सही है? गोल्ड में पैसा लगाना कभी भी गलत नहीं रहा है। गोल्ड एक ऐसी धातु है जो हमेशा आपको रिटर्न लंबे टर्म में अच्छे ही देंगी। और एक आदमी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए ये तो आदमी तय करेगा, बाकी इसके ऊपर चर्चा दूसरे तरह की है। जब हम दिनचर्या ऋतुचर्या पे बात करेंगे तो अवश्य इसमें करेंगे। रिजर्व बैंक में जो 800 टन सोना रखा है ये कौन से सन में रखा गया? ये 800 टन सोना हमारे पास है 796 टन, जिसमें से 600 टन के करीब रिजर्व बैंक में रखा है इंग्लैंड में, और बाकी का बैंक ऑफ सेटलमेंट में, और बाकी का यहाँ रखा हुआ है। और ये अलग अलग समय में रखा गया है। आप रिजर्व बैंक की वेबसाइट में, RBI की वेबसाइट पर जा कर के 1947 से पहले का और 1934 में RBI बना था उससे पहले का और उसके बाद का सारा का सारा ये चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। 800 टन सोने के बदले जो नोट छापे गए हैं वो एक बार में छापे, कई बार में छापे? ये अलग अलग टाइम पे ही छापे जाते हैं दोस्त, इकट्ठे नहीं छापे जाते। वो मैंने बताया, RBI की वेबसाइट पे आपको डिटेल में सारा कुछ मिल जाएगा। घरेलू उत्पादन के बदले क्या रख के छापता है? घरेलू उत्पादन रख करके उसके बराबर का सोना वहाँ पे रिजर्व रख के तब नोट छापा जाता है। कितने छपी है और डिस्ट्रिक्ट में कितने? आप एक बार इसमें सर्च कर लीजिए, आपको RBI की वेबसाइट पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जुलाना में हालत ख़राब है और मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ, आवेदन लगा दिया है। देखिए, आपके साथ पूरी सहानुभूति है मित्र, लेकिन क्या है कि जो लोग हैं वो तो आप ही को तैयार करने पड़ेंगे। बाकी आवेदन आपका तैयार हो जाएगा, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। मैं मतलब इसमें मतलब खुद से इंटरवीन करके और ये कर सकता हूँ कि भाई आपका आवेदन लग के, बल्कि आपकी जो जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो उन साथियों से भी आपको मिलवा दिया जाए, ताकि हौसला जो है वो आपका बरकरार रहे। CSI SPR DNA
चेंज टेक्निक, इसके बारे में प्रकाश डालें। सर्च करके आप ढूंढ लीजिए, आजकल तो एआई का ज़माना है। इस पे अलग वीडियो के अंदर बिल्कुल नॉन जुडिशियल, जुडिशियल, इसके ऊपर भी अलग हो जाएगा। इसका चालान है तो उसकी वैल्यू के हिसाब से दिया जा सकता है, ये भी देंगे हम लोग। चालान, सिर्फ चालान नहीं, मतलब गाड़ियों के चालान, इसका बिजली का बिल का जुर्माना, दूसरे जुर्माने जितने भी हैं, और भुगतान चीज़ों का, टोल का, इन सब के ऊपर जब 1 लाख लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उन लोगों की मदद, मतलब वो लोग जब लिख करके देंगे ना सारा कुछ हम लोग, तब पता चलेगा सरकार को कि जवाब देना कितना मुश्किल हो जाएगा जब देश के लोग लॉजिकल सवाल पूछना चालू करेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले वही काम आपको करना पड़ेगा कि आपके पास संख्या बल कितना है। जो व्यक्ति गांव से शहर में रह रहा है उसमें अपने डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं, तो इनसे कैसे लड़ सकता है। शहर तो भैया, शहर भारत में आते ही नहीं हैं। भारत की संरचना में नगर आते थे, शहर नहीं आते आजकल के। और वो जो शहर में रह रहा है वो भारतीय ही नहीं है, एक तरह से मैं तो यही कहूँगा, वो भारत का आदमी भी नहीं है। तो मैं नहीं कह सकता उनके लिए तो क्या है क्या नहीं। दूसरा एक बड़ा अच्छी बात है कि मैं इनको पढ़ रहे हैं, नोटों के बदले रुपया कैसे वापस ले। भैया ये तो बहुत सारे आवेदन लगा लिए, कोई दे नहीं रहा है, तो इकट्ठे होकर मांगने चलेंगे किसी दिन। अभी तो पहले तो ये देख लें कि कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, अभी तो यही चल रहा है। और इसका आवेदन पत्र लिखना होना चाहिए, वो आवेदन पत्र हमने बनाया हुआ है, वो हम अब बता देंगे आपको। बैंक पैसा बहुत कटौती करती है, बच्चे की शिक्षा कहाँ से और कैसी शिक्षा होनी चाहिए, इन पर तो बहुत लंबे क्वेश्चन हम लोग हो गए थे। इन सारे क्वेश्चंस पे हमने चर्चा की थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हम लोग लंबी चर्चा अगर करेंगे, ये कितना समय हो गया, लगभग 1 घंटा हुआ है अभी। ये हमारा पहला प्रशिक्षण है और वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं, तो इसकी जानकारी राजीव दीक्षित द्वारा प्राप्त हुआ था। इन सभी विषयों में बदलाव कैसे करें, और गाय की लोन लेकर भूमि खरीदना चाहते हैं, एनजीओ का डाटा कलेक्ट किए हैं, आपको कुछ बोलने से ही पहले ही फंसा देंगे। वैक्सीन से परिवार से, आपकी वजह से वैक्सीन नहीं लिया है, आपकी वीडियो सुनकर। अच्छी बात है। देखिए साथी, आपने जो इसमें लिखा हुआ है ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं इसमें क्या है, इसमें मुझे एक बात समझ में आई है कि जब हम लंबा साथ चलेंगे ना, लंबे समय तक, तो हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और हम अपना अपना रोल तय कर पाएंगे कि हमें किस मुद्दे पर कैसे काम करना है और क्या करना है हम लोगों को। आप एक बात कहते हैं कि जिसको बात समझ में आ गई उसे समाज में निकलना पड़ेगा, लेकिन वो आदमी अब क्या करे, गरीब है या मजदूरी करता है, कि उसे बात तो समझ में आ गई है लेकिन उसके दिमाग में यही चलता रहता है। आपने जिनकी बेहोशी तोड़ दी है, जिनकी बेहोशी हमने तोड़ दी है, बस यही तो करना है। अब आपको बाकी लोगों की बेहोशी तोड़नी है और उसके लिए समाज में निकलना पड़ेगा का मतलब ये नहीं है कि आपको घर छोड़कर कहीं बाहर जाना है या अपना काम छोड़कर कहीं बाहर जाना है। आप जो काम कर रहे हो, जहां आप हो, डेली बस में आना जाना रहता है, डेली लोगों से इंटरेक्शन रहती है, बस उसी में आप लोगों की जो निद्रा है उसको तोड़ते रहने का प्रयास करते रहिए। और ज़रूरी नहीं है आपके कहने से उनकी निद्रा टूट जाएगी या जो आप बोलेंगे वो आपकी बात को मान लेंगे। ये तो बस फिलहाल के लिए अभी आपको बोलते जाना है बस खाली। जब वो एक ही बात को कई जगह से होते हुए मतलब आते हुए देखेगा ना, तब वो अपने आप उसको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पीएमओ का जवाब, भारत कब आज़ाद हुआ या गहन शोध का विषय है। ये रुपए वाली किताब में किस पेज पर है। ये वर्मा जी के पास आरटीआई है जिसमें उन्होंने बोला था, उनको ही आरटीआई हुई है, क्योंकि वो रुपए से मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने इस पर नहीं इसमें डाली किताब में। यदि कोई व्यक्ति अपनी मूल धरती छोड़कर दूसरे राज्य में विस्थापित हो जाता है और कुछ समय बाद संतान पैदा होती है, जो संतान का स्वास्थ्य वहाँ ठीक रहेगा जहाँ वो पैदा हुआ और उसके मूल स्थान में, प्रकृति उस नए बच्चे के स्वास्थ्य का निर्माण कैसे करते हैं, आसपास की जलवायु, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहाँ बच्चा पैदा हुआ है, जहाँ कोई भी पौधा है, वहीं के हिसाब से रहता है। तो जहाँ मूल जो व्यक्ति जहाँ पैदा हुआ है वो उसी के हिसाब से उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, वहीं के हिसाब से जहाँ पैदा हुआ है। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको मैं आराम से पढ़ूंगा और देखूंगा, आपसे पर्सनली भी बात करके देख लेंगे। और ये देखिएगा कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको अभी हम लोग पढ़ते हैं। आप जैसे कहते हैं कि हर बच्चा यूनिक होता है और उसे आज़ाद छोड़ने की ज़रूरत है, रुचि के अनुसार काम करने की, मानते हैं आने वाले जनरेशन को हम इस तरह का माहौल दे सकते हैं। लेकिन जो अभी का युवा और टीनेजर है, सोशल मीडिया और गलत संगति विचारों को अपना अस्तित्व मान बैठा है, उसे कैसे सही विचारधारा में लाया जाए? क्योंकि एक विचारधारा मन में रखे कि ज़िंदगी का सुख पैसों से है, चाहे वो पैसा कैसे भी कमाया जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी तक की बातें आपकी जो लगी हैं कि हाँ, आज का जो बच्चा टीनेज में पहुंच गया है, उसको ऐसी सोच देने में कहीं ना कहीं जो रोल है वो तो माँ बाप का ही है। और मैंने ये कभी नहीं कहा है कि उसे आज़ाद छोड़ने की ज़रूरत है। मैंने ये कहा है कि बच्चे को उसके टैलेंट के हिसाब से माहौल देने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें वो अपने आप तय कर लेगा। अभी तक उस बच्चे को ये सिखाया गया है कि पैसा होना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए और जैसे मर्जी कमाया जाए, ये उसे टीवी ने बताया। पर यदि माँ बाप किसी भी तरह की कोशिश करके या समाज किसी तरह से ऐसा अरेंजमेंट कर ले कि वो बच्चा अपने जिस काम के लिए वो बना है उस तरह का टैलेंट वो अपना मतलब उस टैलेंट के हिसाब से वो काम चालू कर दे, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बच्चा अपने आप उस चीज़ को समझ लेगा कि इम्पॉर्टेंट पैसा है या अल्टीमेट हैप्पीनेस। अल्टीमेट हैप्पीनेस का मुकाबला किसी चीज़ से नहीं हो सकता और पैसा कभी भी उसका अल्टरनेटिव तो कभी नहीं हो सकता, ये मुझे पता है, ये मैंने देखा है। और प्रैक्टिकली क्योंकि मैं कई हज़ार लोगों की ज़िंदगियों को से रूबरू हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है कि व्यक्ति जो है वो जब एक बार अल्टीमेट हैप्पीनेस के उस लेवल को अचीव कर लेता है तो फिर वो वापस पैसे की तरफ नहीं जाता है। बिल्कुल ठीक कहा सुरेश भाई, लालची लोग तो बड़े जल्दी निकल जाएंगे। हमें समाज में लोगों को अपने जानकारी के अनुसार जागरूक करना चाहिए, पहले खुद पर काम करना चाहिए, पूरी जानकारी समझना हो। जितनी जानकारी मिलती रहे आराम आराम से देते जाइए और उधर से जानकारी लेते जाइए, क्योंकि संपूर्ण जानकारी कभी किसी को नहीं होती है। हमारी जानकारी भी कभी कभी आपने देखा होगा, कभी हमसे हमारी ज़बान से कोई नंबर निकलेगा, कभी कोई नंबर निकलेगा, तो ये स्टेटमेंट्स हमारी भी बदल जाती हैं कई बार समझ के हिसाब से या उस टाइम की स्थिति के हिसाब से। ये चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बचपन से ही बहुत दुविधा में हूँ कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में हमें सिखाया जाता है कि पैसा लूटना ठीक नहीं है। आज जो व्यवस्था समाज में देख रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने को ही इज्जत और तवज्जो दी जा रही है। सभी व्यवसायों में लूट मची हुई है और यदि हम उस व्यवस्था में शामिल नहीं होना चाहते, तो समाज के लिए बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें मूर्ख समझा जाता है और बहुत तरीके से संघर्ष करना पड़ता है। तो हमें लगता है कि हम भी उस व्यवस्था का हिस्सा बनकर वही करें जो लोग कर रहे हैं। और चूंकि हमें पढ़ाई ऐसी दी गई है तो काम की नहीं है, तो इतना पैसा बर्बाद करने के बाद खेती में भी जैविक खेती करने की सोचते हैं, तो भी मन में हमेशा यही लगा रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और अकेला खेती करना संभव भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी बात, और ये दुविधा को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि हम इसी चीज़ का हिस्सा रहे हैं और ये लगातार हमारे साथ चल रहा है। क्या 120 करोड़ लोग शरणार्थी होने वाले हैं? इस हिसाब से तो होने वाले हैं, यदि आप सारे डॉक्यूमेंट बना के रहे तो। क्लाइमेट रिफ्यूजी यदि हाँ, तो इसे कैसे रोक सकते हैं? और लोगों को ये सब मुझे समझाने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो जेन जी उन्हें कैसे जगाएं, क्योंकि वो मोबाइल के गुलाम हो चुके हैं, उन्हें ये बातें फालतू लगती हैं। कोई बात नहीं, अभी जैसे लग रही हैं लगने दीजिए, क्या दिक्कत है? अभी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई अभी हम इसके अंदर कुछ कर पाएँ। जो नई जनरेशन है उस तक भी बात मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से पहुंच ही रही है, और मैंने देखा है कि भाई इस जनरेशन के बाद अगली पीढ़ी में से अगली पीढ़ी के किसी बच्चे को तैयार करना पड़ेगा,
तो मैंने अपने बेटे को भी बोला है कि भाई अगर ये रास्ते में कहीं बीच में रुक जाएं हम, डिटॉक्स किट चाहिए थी, तो नंबर मैंने बताया था 8557857235। आप लिख दीजिए, इसमें कमेंट में डाल दीजिए डिटॉक्स किट शुभम मान और फिर ये नंबर 8557857235, ये लिख देंगे तो बाकी लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि भाई कैसे कनेक्ट होना है। शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को, ताकि और लोगों तक बात जाए। यदि हम लोग ग्राम सभा बनाने में कामयाब हो भी गए, मैं आपको बता रहा हूँ ग्राम सभा पहले से होती है, आप ग्राम सभा नहीं बनाएंगे, आप ऑलरेडी उस ग्राम सभा के हिस्से हैं ऑटोमेटिकली, फालतू कुछ नहीं करना आपने को। तो हम लोग राजनीतिक सत्ता धारकों से कैसे मुक्त होंगे? केवल व्यवहार आधारित व्यवस्था बनाकर हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। व्यापार को जीवन से निकालना पड़ेगा, व्यवहार को लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारी ताकत तो इन्हीं के पास है। नहीं, इनको हम ताकत देते हैं तो इनके पास है। यानी कि यदि हम पैसे से मुक्त हो जाएं तो इनके पास टैक्स नहीं जाएगा, और यदि हम वोट ना करें तो इनके पास हमारी ताकत नहीं जाएगी। हम इनसे ये भी मांग सकते हैं कि तुमको ये अधिकार किसने दिया, हमारा कोई रिटर्न कंसेंट नहीं है। और इसके ऊपर आने वाले टाइम में हम लोग लंबा करेंगे। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए 2-4 लोग खड़े होकर के कोई सवाल पूछते हैं, तो जिस चीज़ में इनको लगता है कि अब जनता सरकार मोर्चा या फिर ये फलाना ढिमकाना संगठन इस तरह का सवाल उठा देगा, जैसे कि कोरोना वैक्सीन के ऊपर, 5G रेडिएशन के ऊपर उनको पता था कि जनता का कोई ना कोई व्यक्ति 5G के ऊपर सवाल उठाएगा, और जब इस तरह का सवाल उठेगा तो इन कंपनियों को ये 5G के टावर्स वगैरह उखाड़ने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जूही चावला को मतलब अपने साथ में मिला करके और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया 5G के ऊपर। अब जूही चावला जो थी उसने तो ये मतलब अपील दायर की, उसमें PIL लगाई, और जूही चावला के ऊपर 25 लाख रुपए का फाइन ठोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जूही चावला को पता था इस खेल का, उसने वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी। एक बार अवेकन इंडिया मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर आकर उन्हें स्पष्ट बोला भी था। तो जब एक बार अब चाहे जूही चावला ने ये वाली फाइट सीरियसली लड़ी हो, लेकिन जब उसके ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना लग गया, अब कोई भारत का नागरिक 5G के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा, और पिछले 5 साल में किसी ने उठाया भी नहीं। 2020 की बात है ये, 21 की, 4 साल में किसी ने नहीं उठाया। तो इसका मतलब उनका जो प्रोपागेंडा था वो काम कर गया, और उनकी चाल काम कर गई। इसी तरह से यदि हम लोग उनको बता देंगे तो वो लोग इस तरह से पहले ही उसका कोई ना कोई तोड़ निकाल के रखेंगे। तो हम जब आएंगे, अगर लोग जुड़ जाते हैं और हमारी बात को सीरियसली लेते हैं, यदि आप लोग इसका इतना प्रचार करते हैं, क्योंकि देखो क्या है, मोर्चे का अब नाम हो गया है बड़ा, लोग जानने लगे हैं पूरे देश के अंदर। अब मोर्चे को कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग आगे आएंगे, जिनके लिए देवेंद्र बल्हारा को साइड करना जरूरी है, कि जिसमें वो ना पूछें। तो इसलिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, एक जो लीड है हमने शुरुआत की थी वो ऐसे ही चलेगी। बाकी लोग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है वो उनके लिए। तो वो लोग वही होंगे ना जो देवेंद्र के खिलाफत करने वाले लोग हैं। वो लोग अगर अलग करके कुछ कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी असल काम तो जनता को जागरूक करने का ही कर रहे हैं, भले ही उनकी अपने व्यक्तिगत चुनाव लड़ने के, सत्ता में जाने के, टिकट बांटने के अपने सपने हो, वो अलग कहानी है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन वो अलग हैं तो मतलब उसमें हमें, आप अपने एरिया में शुरू कर लीजिए, हम उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई चक्कर नहीं है। तो इसलिए क्या है, इसको समझना जरूरी है कि जब गांव के लोग, जब देश के लोग अपने को थोड़ा सीरियसली लेना चालू करेंगे, तो फिर हम जैसे इधर से अपनी टीम को बता देंगे कि भाई आज जो है हम ये वाली चिट्ठी लिखने वाले हैं कलेक्टर को, तो सब लोग अपने गांव की आवश्यकता के हिसाब से, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चिट्ठी लिखेंगे। डिपार्टमेंट के पास उनका जवाब नहीं हुआ तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट इज़ अ फेलियर। हमको यही तो बताना है देश के लोगों को कि डिपार्टमेंट फेलियर है और इनके बस का कुछ है नहीं है, ये सिर्फ हमें लूटने के लिए आए हुए हैं। तो इसी खेल को तो हमें आगे बढ़ाना है बेसिकली। क्या हमें ज़मीनों को ऑनलाइन चढ़ाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ज़मीन गलती से भी ऑनलाइन ना चढ़ाएं भैया, ये बहुत बड़ी गलती होगी पूरे समाज की अगर ज़मीनें ऑनलाइन चढ़ जाती हैं तो, क्योंकि इस खेल को इतना ज़्यादा सीरियसली लेने लगे हैं दादा, कोई नहीं लेता सीरियसली।
अभी तो सीरियसली लेने में बहुत टाइम है भाई, गांव संगठित नहीं है अभी। हमारी बात जब हम कहते हैं तो बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। अबे आप देखिए ना, गांव तो 7,000 गांव है, 7,000 तो टोटल लोगों तक भी नहीं पहुंचती है हमारी बात। तो हर गांव तक तो बात पहुंचने वाला अभी कोई सिस्टम भी नहीं है अपने पास। तो अभी क्या है, ऑनलाइन तो ज़मीन बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, ज़मीनों के रिकॉर्ड तो बल्कि लोकल लेवल पर गाँव के पास होना चाहिए। ये तो एक आदमी को देने का मतलब तो मालिक बन जाएंगे वो तो। और हम यदि नहीं तो लोगों को कैसे समझाएं? लोगों को हम समझाएंगे ऑनलाइन चढ़ाने पे, हम बताएंगे कि ज़मीन नीलाम हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा, ये इस पे हम लोग बताएंगे आप लोगों को। जब आने वाले टाइम में ना कि चिट्ठी लिखेंगे बाकायदा, हम बताएं कि क्या चिट्ठी लिखनी है ताकि लोगों को पता चले। उसमें गांव को बुला करके हमारे साथी लोगों को ये बताएंगे कि हम ये चिट्ठी लिख रहे हैं, और फिर जो जवाब आएगा फिर उसको भी बताएंगे सबको। इसी से सिस्टम की क्रेडिबिलिटी खत्म होगी और उसी से लोग एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी को सीरियसली लेना शुरू करेंगे। हमें असल में एक दूसरे को मजबूत करना ज़रूरी है और वो समय आएगा बहुत जल्दी। यदि हम सबको आधार कार्ड सरेंडर करने के लिए बोलते हैं तो सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, परीक्षा नहीं दी जाएगी, बहुत जगह दिक्कतें आएंगी। वो उनको लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन अभी उनको ये नहीं मालूम है कि आधार कार्ड से प्रॉब्लम्स क्या क्या आने वाली हैं, आधार कार्ड के होने से आपको क्या दिक्कतें होने वाली हैं, ये उनको नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, अभी चलने देते हैं। अभी जब हम बताएंगे लोगों तक बात जाएगी और जब उसका प्रैक्टिकल देखेंगे, जैसे वैक्सीन वाले मसले पर पहले लोगों को लगता नहीं था कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, अब जब हो रहा है तो अब वो हमारी सारी बातों को सीरियसली लेने लगे हैं। दैट इज़ पार्ट। इसी तरह से इसके मामले में भी, आधार के मामले में भी होगा, लोग सीरियसली लेंगे। लोगों को जागरूक करने में बहुत परेशानी होती है, संघर्ष करना पड़ता है। लोग अनपढ़ होने के कारण नहीं समझ पाते। नहीं, अनपढ़ होना इसका बिल्कुल कारण नहीं है। मैं आपको बताऊं, पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। जो अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं ना, डिग्रीधारी, उनको समझाना मुश्किल है। अनपढ़ लोग तो बहुत जल्दी समझते हैं बल्कि। और हम लोग कैसे इसे बड़े स्तर पर खड़ा करेंगे, शारीरिक मेहनत भी करना नहीं चाहते। इसमें एक बड़ी जो दिक्कत ये आ रही है कि बहुत दिनों तक आराम की ज़िंदगी जी ली है लोगों ने, और दूसरा बड़ा कारण एक ये भी है कि लगातार कंपनियों ने, इंश्योरेंस वालों ने, बीमा इसने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, एनजीओज ने इतना चीटिंग किया है ना लोगों के साथ में कि लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना भूल गए हैं। दैट इज़ अ बिग पॉइंट जहां हम लोगों को थोड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। कि लंबा संघर्ष इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रस्ट ताकि दोबारा से बिल्डअप हो सके, वो एक है प्रॉब्लम जिसके लिए लंबे समय तक चलने के लिए हम लोग मेंटली तैयार हुए हैं। आप लोग हुए हैं कि नहीं, ये देखना है। पुलिस वाले ने 15,000 रुपये रिश्वत भी ले ली और एफआईआर से नाम भी नहीं काटा। अरे हाँ, अभी तो सबसे ले रखे हैं ये दोनों साइड, दोनों पार्टियों से लेते हैं वो। बैंक वालों से भी लेंगे, दूसरी पार्टी उससे भी लेंगे। क्या नेपाल में सोशल मीडिया बैन होने से अवस्था हुई या फिर सोशल मीडिया वालों ने ऐसा करवाया? ये स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया वाले करवा रहे हैं, चाहे बैन होने से हो रहा है। बहाना चाहिए होता है और उसको इंस्टिगेट कर देंगे। बाकी पीटर थील सी स्टीडिंग कॉन्सेप्ट लेकर आया और वो चाहता है दुनिया पर किसी सरकार का कोई नियंत्रण ना हो। पता नहीं क्या है, अभी नहीं समझ में आ रहा। मीडिया आज़ाद हो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ख़त्म कर रहा है ट्रंप और एलन मस्क। अरे नहीं भैया, कहाँ, एलन मस्क तो बड़ा खिलाड़ी है, इसी खेल में शामिल है, और ट्रंप भी इसी खेल का। एक भी आदमी जो है वो स्क्रिप्ट के बिना काम नहीं कर सकता है, ये समझ लीजिए बस आप। जलवायु परिवर्तन वास्तव में बड़ी समस्या है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। क्या मांसाहार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है? मांसाहार से धरती की और विश्व की फ्रीक्वेंसी लो जा रही है, ये कन्फर्म है। मांसाहार का बहुत बड़ा रीज़न है मांसाहार तबाही का। क्या सारे जंगल मांसाहार के लिए ही काटे जा रहे हैं? नहीं, प्राकृतिक संसाधनों के लिए काटे जा रहे हैं। संसाधन का अनियमित विभाजन कैसे जलवायु परिवर्तन का कारण है? जैसे एक व्यक्ति के पास अपना प्राइवेट जेट है और एक व्यक्ति के पास अपना छोटा बुग्गी है, तो जलवायु परिवर्तन में किसका योगदान कितना रहेगा, ये इससे देख लीजिए आप। प्राइवेट जेट वाला
जो 1 घंटे में जितना जलवायु परिवर्तन में योगदान दे देगा, अबू की छोटे वाला तो जिंदगी में कभी भी नहीं योगदान दे पाता उतना। क्योंकि आचार्य प्रशांत कहते हैं कि जनसंख्या और उपभोक्ता ही जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। हाँ, तो सबसे पहले अपना गला घोंट लेना चाहिए आचार्य प्रशांत को कि भाई जनसंख्या जो है ना वो बहुत बड़ा कारण जिनको लगती है, सबसे पहले खुद मरें और फिर अपने परिवार वालों का गला घोंट दें, फिर रिश्तेदारों का, और उसके बाद देश को और दुनिया को इससे बचाएं। फिर तो बेवकूफ़ों जैसी बातें करते हैं ऐसे लोग, नाम के आगे आचार्य लगाते हैं और वो कहते हैं कि जनसंख्या इसका कारण है। कैलकुलेशन करके देख लो कितना अनाज चाहिए एक आदमी को एक दिन में। 250 ग्राम से ज़्यादा अनाज नहीं चाहिए होता है किसी व्यक्ति को पूरे दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 400 ग्राम चाहिए होता है जो ज़्यादा खाने वाले आदमी को तो। और ज़मीन कितनी पड़ी हुई है कैलकुलेट करके देखो आप, आदमी जितने हैं इस धरती के ऊपर उससे 10 से 20 गुना ज़मीन ऑलरेडी पड़ी हुई है हमारे पास, और जीव जंतुओं के लिए अलग छोड़ रहा हूँ मैं जंगलों को और उन सब चीज़ों को। ये तो कैलकुलेट कुछ करते नहीं है और IIT से आ जाते हैं कह के कि हम IIT से पढ़ के आए हैं। जो बताया जाता है चुपचाप उसको फॉलो कर लेते हैं, ऐसे लोगों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जलवायु परिवर्तन पूर्णतः आंतरिक या आध्यात्मिक कारण है। वो कहते हैं जनसंख्या या आबादी मत बढ़ाओ, क्योंकि आबादी बढ़ने से उपभोक्ता बढ़ेगा और जलवायु परिवर्तन तेजी से बढ़ेगा। ये क्या, ऐसे ऐसे लोगों का तो क्या जिक्र करना। यदि कबाल के बारे में जो आप बोलते हैं और बहुत लोग बोलते हैं और सत्य है, तो कोई भी एलोपैथी का दवा, इंजेक्शन, टीका नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एलोपैथी जिसने बनाई थी ना, जिसके नाम पर वो ओथ होती है, एक हिप्पोक्रेटिक ओथ होती है, हिप्पोक्रेट से की स्टेटमेंट पड़ी हुई है कि आज से 200-400 साल के बाद हमें बहुत पछतावा होगा कि हमने एलोपैथी जैसी कोई विद्या बनाई। और शुरू में तो एलोपैथी में भी जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती थी, पेड़ पौधे यूज होते, बाद में API यूज करना शुरू किया ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं कि यदि हम टीका नहीं लगवाने के लिए प्रेरित करें और उनको बीमारी हो जाए तो हमें जिम्मेदार ठहराएंगे। अरे भैया, अगर इतना डर लगता है तो फिर समाज को जगाने का काम हम नहीं कर सकते। दिस इज अ रिस्क जो हमें उठाना पड़ता है। जो समाज को जगाने निकलते हैं, मैक्सिमम उन लोगों को गालियां ही पड़ती हैं और लास्ट में ठोकर ही पड़ती है और फांसी ही खानी पड़ती है। अगर आप लोग ये खाने से डर रहे हैं तो फिर आप समाज को जगाने के विषय में ना सोचें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का भी टीका आ चुका है। बिहार में खान सर हैं, WHO के साथ बात चल रही है कि हम लोग 1 करोड़ महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर टीका लगाएंगे। तो साजिश है, बिल्कुल साजिश है भैया, बता ही चुके हैं हम ऑलरेडी। अभी तो कितनी खबरें आई हैं सर्वाइकल कैंसर की, जो लड़कियों को लगा था, स्कूल में 25-35 लड़कियां बीमार हो गई थी और अस्पताल में चली गई थी, सीरियस हो गई थी। यदि हम लोगों को जागरूक करने में लगे रहें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि सीमित संसाधन और क्षमताएं हैं। जब तक वो लोग लूट कर और मजबूत हो जाएंगे और बेरोजगार करके नहीं करेंगे तो और ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे भैया। अगर हम लोग उनको जागरूक नहीं करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएंगे। क्या ये वो लोग मंगल पर अपना उपनिवेश बनाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं। ना ये मंगल पर बनाने वाले हैं, ना ये चांद पर कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। सब बकवास है। ये सिर्फ आपके संसाधनों को लूटने का एक बहाना है कि इनके बहाने से इनकी जो ये इसरो जैसे जो संस्थान हैं और नासा जैसे जो संस्थान हैं, वो इनके सैटेनिक रिचुअल्स के लिए बनाए गए केंद्र हैं, जो कि केवल और केवल आपका पैसा बर्बाद करने का काम करते हैं। धरती को बर्बाद करके दूसरे ग्रह पे जाने का नाटक करने वाले लोग इस धरती के सबसे बड़े गुनाहगार हैं। एलियंस का क्या रहस्य है? अभी तक तो जितना हमें समझ में आया है कि एलियंस एक प्रोपेगेंडा है, बड़ा प्रोपेगेंडा है। एलियंस के प्रोपेगेंडा के ज़रिए ही भारत और दुनिया को कंट्रोल करने के लिए कि हम लोग विश्व की एक सरकार बनाने वाले हैं, नाटो की एजेंसियां प्रैक्टिस करने वाली हैं, इकट्ठी होकर दूसरी सरकारों के साथ प्रैक्टिस करें और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें। इसी गेम प्लान को चलाने के लिए एलियंस प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट किया जा रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग अपने लोगों को जागरूक नहीं कर लेते और हर मुद्दे पर लंबी डिबेट्स गांव के अंदर चलाने का प्रोसेस हम शुरू नहीं करते हैं। आपको लोगों को
मैक्सिमम जो है अवेयर करने की ज़रूरत है और आप सब लोग इस प्रोसेस का हिस्सा आप बनिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम लोग अपनी बात पहुंचा पाए। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सब लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों को बताइए, क्योंकि बहुत से सवाल हमने ले लिए हैं। किसी का सवाल रह गया है, बाई चांस मिस हो गया हो, हमने ये सारे सवाल ले लिए हैं और कोई भी सवाल बचा हो तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तालकटोरा स्टेडियम के कुछ सवाल, जो तालकटोरा में जो पेरेंटिंग पे सेशन हमारा चल रहा था उसमें कुछ सवाल हमारे बचे हुए हैं जो हमने अभी तक नहीं लिए हैं, वो भी हम जल्दी ही कवर करेंगे। और ये जो टीम 500 में जो लोग शामिल होना चाह रहे हैं वो अपना नंबर करण को भेज देंगे 9919 11784 यानी कि 9991911784 पर। तो आप सारे लोग जुड़े रहिए और मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचाइए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।